दिस इज़ वीडियो नंबर 19 ऑफ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। और इसके अंदर हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। जब हमने मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स का चैप्टर शुरू किया था तो हमने स्टार्ट यहीं से किया था, मैग्नेटिक फोर्स से, ठीक है। लेकिन हमने पहले पार्ट में थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझ लिया कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को भी क्रिएट किया जा सकता है। वन ऑफ द वे इज़ एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर इज़ एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, कितना बनता है, कैसे कैसे तरह के मेथड्स हैं फाइंड करने के, वो सब हमने सीखा, ठीक है। अभी हम मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। तो मैग्नेटिक फोर्स की जब हम बात करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग याद रखनी है आपने, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, दो तरह की फोर्स है ना। एक इलेक्ट्रिक फोर्स थी जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ी थी। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगती है। वो स्टैटिक हो तब भी लगती है, वो मूविंग हो तब भी लगती है। लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है ये सिर्फ मूविंग चार्जेस की प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ मूविंग चार्जेस की प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ मूविंग चार्ज पे ही लग सकती है, स्टैटिक चार्ज पे नहीं लगेगी। क्लियर बात आपने याद रखनी है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स इज कैन बी अप्लाइड ऑन मूविंग चार्जेस एज वेल एज ऑन द स्टेशनरी चार्जेस, नोट करके रखो अपने पास। बट मैग्नेटिक फोर्सेस आर ओनली एप्लीकेबल टू, कैन ओनली बी अप्लाइड टू, are only applied to moving charges, are only applied to moving charges. You should like this, write like this. आप देखो इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला पहले पढ़ेंगे। देखो इसको अंडरस्टैंड करते हैं पहले सिंपली, क्या कि जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपेरिमेंटली फाइंड की गई, इसका नाम इसने FM रखा है, आप कुछ भी रख सकते हो, एंड इट हैज़ टू बी अ वेक्टर। इस बुक की एक खासियत है कि ये क्या करता है, ये वेक्टर ऊपर एरो नहीं डालता है, ये बोल्ड में लिखता है। इसलिए इस बुक के अंदर कहीं कहीं कहाँ पे भी आपको बोल्ड लेटर दिखेगा, मतलब समझ लेना ये वेक्टर लिखना चाहता है। इसके ऊपर ये एरो नहीं डालता है, ये बोल्ड कर देता है। हम कॉपी पे बोल्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो FM वेक्टर इज इक्वल टू, पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q, directly proportional to velocity, directly proportional to magnetic field, and directly proportional to sin theta, where theta is the angle between। ये आपको जो डिटेल मैं दे रहा हूँ ना, मैंने इधर जल्दी में, इस बुक ने जल्दी में लिखा है, बट आप PDF से देख सकते हो, वहाँ पे मैंने ये सब लिखा हुआ है पूरा, ये स्टेप्स बना के 1 2 3। कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अब पेपर में आए तो फिर बोर्ड में आए तो ऐसे करके थोड़ा लेंथ बढ़ाने के लिए ऐसा करना चाहिए। तो अल्टीमेटली जो मैग्नीट्यूड आया वो किसके बराबर आया, इसका FM का, FM का जो मैग्नीट्यूड आया वो किसके बराबर आया, डैट इज़ इक्वल टू Q V वेक्टर, सॉरी मैग्नीट्यूड जो आया वो आया QVB साइन थीटा, बट डायरेक्शन के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन जो है वो इसके परपेंडिकुलर होती है, इसलिए हम ये जो जैसे ही साइन थीटा दिखा ना, तो हमने इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा, एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप डायरेक्ट ये याद रखो बस, इसमें सब कुछ आ जाता है, इसमें डायरेक्शन भी आ गई, इसमें मैग्नीट्यूड भी आ गया। इसलिए आपने वेक्टर फॉर्म में याद रखा कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या याद रहेगा आज के बाद आपको, इट इज़ इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। Q इंटू V क्रॉस B, V इज़ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर वो मूविंग चार्ज है, और Q इज़ द अमाउंट ऑफ द चार्ज, कि चार्ज कितना है। अब कुछ पॉइंट्स इसमें वर्थ नोटिंग है, वो लिखा है मैंने, जो आप बड़े अच्छे से देखोगे। मैग्नीट्यूड लिखा है, दोबारा से समझ आ गया आपको। फिर FM इज़ ज़ीरो, कब कब ज़ीरो हो सकता है FM, बड़ा सिंपल है। FM तभी ज़ीरो हो सकता है, इसको देखो ना, जब B ज़ीरो हो, जब Q ज़ीरो हो, जब V ज़ीरो हो, या जब थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। ये लिखा हुआ है यहाँ, ये देखो। और थीटा का 0 डिग्री होना या 180 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और आपका जो मूविंग चार्ज है
आपका जो मूविंग चार्ज है वो ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, ऐसे या ऐसे, ये हो गया थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ये हो गया थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे या ऐसे जा रहा है तो फोर्स अप्लाई नहीं होगी, ज़ीरो फोर्स अप्लाई होगी इसके ऊपर। और एक छोटी सी बात बता देता हूँ, अगर ये v वेलोसिटी के साथ जा रहा होगा तो ये v के साथ ही जाता रहेगा, ना इसकी डायरेक्शन चेंज होगी ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, क्योंकि फोर्स अप्लाइड इज ज़ीरो। अगर फोर्स ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है, अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो है, और चेंज इन वेलोसिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आ जाता है। आगे आए कि मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 होगा, ये लिखा है मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 होगा, और वो कितनी वैल्यू होगी, साइन 91 होता है तो बी क्यू वी आ गया। द यूनिट्स ऑफ दिस इज टेस्ला, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, और यहाँ से टेस्ला आप डिराइव कर सकते हो कि टेस्ला किसके बराबर आया, आप देख सकते हो। देखो टेस्ला मैं बताऊँ आपको कि बी इक्वल टू क्या बन गया, एफ अपॉन क्या, क्यू वी, यानी कि क्या बना, न्यूटन अपॉन कूलम और वोल्ट पर मीटर, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड आ गया, ये लो सॉरी ये न्यूटन सेकंड, और ये चीज़ क्या बन गई, इसको टेस्ला बोलते हैं, इस चीज़ को टेस्ला बोलते हैं, याद रखो। इसके वो भी ड्राइव कर लो, इसके ये भी ड्राइव कर लो, यूनिट्स एंड डायमेंशन का क्या है, डायमेंशंस कि क्या बनता है ये MLT माइनस, आपको करना चाहिए। पेपर में क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, अभी जेई मेंस में क्वेश्चन आया, एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था, थर्मल कंडक्टिविटी के वो निकालो यूनिट्स, ये डायमेंशंस, तो वो फार्मूले आते हो तो अपने आप निकल जाता है। ट्राई करना चाहिए साथ साथ में, कोई भी नई क्वांटिटी सीखो उसका देख लो। निकोल टेस्ला था जिसने इसके बारे में सारी बात की थी, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए इसका नाम टेस्ला रख दिया हमने, ठीक है। CGS यूनिट इसका गॉज होता है, याद रखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब गॉज होता है ये। और 1 गॉज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है, यानी 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉज है। गॉज भी साइंटिस्ट का नाम है, उसको रिस्पेक्ट दी तब, CGS यूनिट। ये रीड कर लो, कुछ नहीं है। डायरेक्शन ऑफ FM, डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन की बात करते हैं, पहली चीज़ क्या लिखी है, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सिंपल बात है यार, क्रॉस प्रोडक्ट के ना, एक बात बता दूं आपको, क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रॉस प्रोडक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिकमेंड यू टू गो थ्रू माई वीडियोज़, वेक्टर्स पे वीडियोज़ हैं मेरे, जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन के ऊपर मैंने बड़ी डिटेल में बनाए हैं, आपको सीखना चाहिए। और वो है वीडियो नंबर 17, 18, जिसके अंदर हमने ये बात की हुई है। 17 और 18, वीडियो नंबर 17 एंड वीडियो नंबर 18 में आप देख सकते हो कि हमने किस तरह से डायरेक्शन फाइंड करना सीखा है, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अगर एक बार आपको वो क्लियर हो गया तो आपको कोई ये लेफ्ट हैंड रूल है ये भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कितने रूल सीखोगे। अगर एक बार क्रॉस प्रोडक्ट आपको अच्छे से आता होगा तो आपको कभी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो आप देख लो, दोनों सिखाऊंगा मैं। देखो क्या बोला है इसने कि डायरेक्शन ऑफ FM कैसे मिलेगी, बोथ B एंड B और इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्या बोला, जब क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसका क्या मतलब होता है, जिस, पहली बात क्या कि जिस प्लेन में ये दोनों हैं, कौन, V और B, V और B जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर होगा क्या, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है ये तो, कि उसका रिजल्ट B क्रॉस B आपने अभी पढ़ा, B क्रॉस B आपने अभी पढ़ा, तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो यानी कि नेट रिजल्ट कहाँ जाएगा, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन पे उसकी कोई असर नहीं होता। तो डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन कैसी आएगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच V एंड B आर लाइंग, और यू कैन से, जब ज़्यादा बेटर है, मुझे इससे ज़्यादा बेटर लगता है एक बात बोलना, इट इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ B एंड V, इट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ B एंड V। ये याद रख लो कि जो फोर्स की डायरेक्शन है, याद क्या रखना है ही, V क्रॉस B, उसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन किस तरह से फाइंड करते हैं, क्रॉस रूल लगाओ। और क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगाना है अगर, तो एक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। फर्स्ट टाइम आप लेफ्ट हैंड की बात करने लगे हो, लेफ्ट हैंड की जब बात करेंगे ना तो उसने क्या देखा, मैं अभी लेफ्ट हैंड दिखाता हूँ आपको, ये लेफ्ट हैंड है मेरा, इसमें इसको बोलते हैं 4 फिंगर। ध्यान देना जरा, मैं एक चीज़ सिखा रहा हूँ आपको, आप सिर्फ इतनी बात याद रखना,
ये होगी आपकी सेंट्रल फिंगर। एक काम करते हैं, इसको क्या बोला मैंने, 4 फिंगर, एफ लिख रहा हूँ सिर्फ। ये हो गया आपका क्या, ये होगी आपकी सेंट्रल फिंगर, सिर्फ सी लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये क्या है, थम। थम में सबसे ज़्यादा आवाज़ पता किसकी आती है, थम, एम। तो ये एम याद रखो आप, बस ऐसे याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी जैसे मर्जी याद रखो, ये याद रखने का तरीका है। ये एम, थम में सबसे ज़्यादा आवाज़ किसकी है, एम की, इसलिए एम लिखा। ये आ गया आपका क्या, एफ, और ये क्या आ गया, सी। आप याद रखना, सेंट्रल फिंगर सी से रिप्रेजेंट किया, ये करंट की डायरेक्शन देती है। करंट, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज। तो ये आप बोल सकते हो करंट की जगह मोशन ऑफ चार्ज, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। लेकिन याद किससे रखा है मैंने, करंट से। काम आएगा आगे, फिर से काम आएगा। तो करंट आप बोलोगे तो ज़्यादा बेटर है। फिर सोचो करंट होती क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो फ्लो ऑफ चार्ज मतलब मोशन ऑफ चार्ज, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या बताती है आपको, मोशन ऑफ चार्ज। याद रखना, मोशन ऑफ कौन सा चार्ज, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। याद रखना, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज गिवन हो तो उससे उल्टी डायरेक्शन लेनी है। बताऊंगा, सिखाऊंगा ये सारा। आप सिर्फ पहले अपनी कॉपी पे सिर्फ लिख के रखो। क्या, मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये किससे रिप्रेजेंट किया था मैंने, सी से। ये किससे रिप्रेजेंट किया था, एफ से। क्यों किया था वो भी बताया। इसका नाम है 4 फिंगर, इसका नाम है सेंट्रल फिंगर, और इसका नाम है थंब। थंब मतलब एम, सबसे ज़्यादा आवाज़। फिर एम मतलब मोशन, मतलब अल्टीमेटली मोशन कहाँ को जाएगी, और मोशन कहाँ जाती है, जहाँ फोर्स होती है। तो यानी ये फोर्स की डायरेक्शन बताता है। देखो, चार्ज अल्टीमेटली कहाँ की तरफ मूव करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, जिधर धक्का बजेगा उसको वहीं मूव करेगा। तो इसलिए फोर्स ये हो गया। मोशन, मैं लिखता मोशन हूँ, लेकिन आपने अपने मन में याद रखना है कि ये फोर्स है। फिर ये क्या, फील्ड। फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फील्ड, मैं सिर्फ फील्ड बोल रहा हूँ, बट यहाँ पे क्या फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैंने आपको याद रखना है इसमें भी। क्या, दिस इज़ करंट। आगे जाके करंट भी आने वाला है, और करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बस इस तरह से याद रखो। जब मैं लगाऊंगा तो आपको फिर से सिखा दूंगा, बट अपनी कॉपी पे ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए लगाना। एक लास्ट बात और है, वो मैं आपको इंक्लूड कर देता हूँ इसमें, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। याद रखना है आपने इसको। हमें अभी पता चला कि ये दोनों क्या है आपस में, परपेंडिकुलर। देखो, एक एनालिसिस किया है उसने, क्या, मैं बताता हूँ कि एफ अभी बोला आपने क्या, एफ अभी बोला परपेंडिकुलर होता है किसके साथ, वेलोसिटी के साथ। वेलोसिटी की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है, याद रखना हमेशा। जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। इसलिए अगर एफ मैं बोल रहा हूँ परपेंडिकुलर वी के साथ है, तो एफ इज ऑब्वियसली परपेंडिकुलर टू एस आल्सो। और जब फोर्स और एस अगर आपस में डिस्प्लेसमेंट क्या है, परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब वर्क डन जीरो हो गया। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा होता है वर्क डन, एफ एस कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा 90 हो गया, थीटा 90 हो गया, 90 हो गया, तो वर्क डन कितना हो गया, जीरो। अगर वर्क डन जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये फोर्स लग रही है वो स्पीड को चेंज नहीं करेगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करेगी। आपको मालूम है वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग कि अगर वर्क डन जीरो है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। इफ वर्क डन इज जीरो हेयर मीन्स काइनेटिक एनर्जी विल नॉट चेंज, एंड काइनेटिक एनर्जी विल नॉट चेंज मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल नॉट चेंज। याद रखो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल नॉट चेंज, यानी कि स्पीड चेंज नहीं करेगी। स्पीड चेंज नहीं करेगी बट वेलोसिटी तो चेंज होगी। ये फोर्स है यार, फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी ने चेंज होना है। तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही बट वेलोसिटी चेंज, ध्यान से सुनना, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, सॉरी, वेलोसिटी चेंज होगी बट उसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं होगा। तो फिर क्या चेंज होगा, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है बट उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, तो फिर क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन। तो इसलिए ये जो फोर्स है ना, मैग्नेटिक फोर्स, ये हमेशा
मूविंग चार्ज की डायरेक्शन को चेंज करती है, ये उसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करती। कैसे प्रूव किया ये समझ आया आपको? बड़े अच्छे से अपनी कॉपी पे लिख के रखना, बुक ने भी लिखा हुआ है बट आप अपनी लैंग्वेज में लिख के रखना। मैंने क्या बताया? फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वी, ये कैसे पता है आपको? क्रॉस प्रोडक्ट है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ वी एंड बी, तो इसका मतलब फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वी। व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी मीन्स फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट बिकॉज वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट हैव सेम डायरेक्शंस ऑलवेज। तो अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, यानी कि फोर्स परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो वर्क डन हेयर विल बी इक्वल टू ज़ीरो। एंड इफ वर्क डन इक्वल टू ज़ीरो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, change in kinetic energy is equal to work done, means if work done is zero, kinetic energy is not going to change, and if kinetic energy is not changing, याद रखना kinetic energy में जो हाफ mv² होता है ना, वो v जो है ना, kinetic energy is a scalar quantity, and जो v है ना वहाँ वो velocity नहीं होती, वहाँ पे वो magnitude of speed होता है, magnitude of velocity होता है। तो इसलिए अगर kinetic energy change नहीं हो रही, इसका मतलब speed change नहीं हो रही, तो फिर फोर्स कर क्या रही है? फोर्स तो है, फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो चेंज इन वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड चेंज हो नहीं रहा, तो फिर चेंज क्या हो रहा है? डायरेक्शन। इसलिए एक नटशेल आप लाइन अपने पास लिख के रखोगे इसके बारे में, क्या कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एक्सेलरेशन ज़रूर प्रोड्यूस करेगी, ऑब्वियसली चेंज इन वेलोसिटी भी ज़रूर प्रोड्यूस करेगी, बट जो वेलोसिटी की चेंज है दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, इट इज़ ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। थैंक यू वेरी मच।